नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, इसके जो है पूरा चैप्टर को जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन में समझने वाले हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज का एक नया आयाम दिया है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरम उत्कर्ष पर था। यानी यहाँ पर देखेंगे तो समाजवाद का जो विचारधारा है, इसमें हम सभी समझने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, उसमें जो भी देखेंगे पूंजीपति वर्ग, यानी जो भी जिसके पास ज़्यादा रुपया होता था वो हमारा पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत आता था। तो इसमें जो मजदूर रहता था, उसमें जो लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर जो है 19वीं शताब्दी में जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ था, उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध में आवाज़ उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा में अग्रणीय भूमिका अदा की। और यहाँ पर बता रहा है, उन्होंने जो है देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप जो भी यहाँ पर शोषण के विरुद्ध में जो भी आवाज़ उठा रहे थे, उसके समाज विहीन जो भी समाज थे, इसके स्थापना के लिए जो है समाजवादी विचारधारा जो अग्रणीय भूमिका जो है वहाँ पर अदा किया था। आगे हम सभी देखेंगे समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह जो है सामूहिक स्वामित्व धन के समान वितरण पर जोर देता है। और यहाँ पर जो समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर जो समाजवादी में उत्पादन मुख्यतः जो है दो में होता है। पहला हमारा निजी जो स्वामित्व होता है, किसी के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है वो हमारा होता है। दूसरा हमारा सामूहिक, यानी पूरे सभी समाज का लोग होता है। इसमें जो है धन का जो होता है सामान विशेष कर दिया गया था। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना था तथा जो है समाजवादी व्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन, जैसे देखेंगे हमारा कारखाने तथा विपणन के सरकार एवं एक अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर जो है सारे समाज के लिए होता है। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर किसी जो है एक व्यक्ति के अंदर जो है यहाँ पर नहीं होता है। जो भी होता है इसके अंतर्गत देखेंगे जो भी समाधान के सभी जो समाज के साधन है, उसमें जो भी कारखाना हो चाहे जो है विपणन हो, ये सभी जो है देखेंगे एक के अधिकार में नहीं होता। यहाँ पर जो है कोई भी निजी अधिकार के लिए इसका लाभ नहीं करता था, पूरे समाज के लिए ऐसा होता था। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे समाजवाद की जो उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं। समाजवाद की भावना उदय मूलतः जो है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सभी देश की जो है आर्थिक व्यवस्था में अमूल परिवर्तन कर दिया था। देखेंगे तो हमारा जो समाजवादी पूछा जाएगा, इसकी उत्पत्ति जो है कब हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है 18वीं शताब्दी में जो इसका हुआ था। कब? तब जो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, उसी समय देखेंगे तो समाजवादी व्यवस्था का क्या हो गया था, तो उत्पादन हो गया, उत्पत्ति हो गया था। आगे देखेगा तो औद्योगिक क्रांति जब हुआ था तो देश, सभी जो भी देश था पूरे विश्व में, सभी में देखेंगे तो आमूल परिवर्तन हुआ था। कुटीर उद्योग धंधे का स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योग के जो है मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावनाओं का विकास फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और जो है जो भी हमारा मिल मालिकों, इसके श्रमिक विरोधी नीति के कारण भी सभी देश के श्रमिकों का जीवन नगरीय बन गया था। और यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए, जब यहाँ पर इस क्रांति हुआ था हमारा औद्योगिक क्रांति, तो इसमें देखें जो भी कुटीर उद्योग यानी जो छोटा उद्योग था और जो भी बड़े पैमाने का यानी बड़े जो उद्योग था, सभी का क्या हो चुका था, मशीनीकरण हो गया था। और साथ में पूंजीवादी भावना के परिणाम देखेंगे इधर यूरोप में जो है धीरे धीरे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होने लगा, तो पूंजीपति को जो है निहित स्वार्थ होने लगा। और यहाँ के जो भी मालिक हुआ करते थे, सभी जो है श्रमिक विरोध के नीति के कारण सभी देश में जो है जीवन जो है कैसा बन गया था, तो नगरीय बन गया था। आगे देखेंगे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी। श्रमिक को कोई अधिकार नहीं था, उनका क्रूर जो है शोषण हो रहा था। और जो भी आर्थिक स्थिति था बहुत ही जो है धीरे प्रतिदिन गिरते जा रहा था। यहाँ पर जो भी श्रमिक वर्ग के लोग आते थे, इसके पास कोई अधिकार नहीं होता। सभी अधिकार जो यहाँ पर जो भी पूंजीपति लोग था उसी के पास था सिर्फ। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देश में दो परस्पर विरोधी तत्व का एक साथ दिखाई पड़ रहा था। प्रथम पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी और दूसरा देखेंगे तो मध्यम वर्ग। जब यहाँ पर ऐसा औद्योगिक क्रांति हुआ था, इसके देखेंगे तो प्रभावित दो तरह का जो है यहाँ पर दिखाई देने लगा।
पहला हम देखेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था देखेंगे तो यहाँ पर सभी लोग जो है रुपए पैसे वाला होता था। यह देखेंगे तो पूंजीपति जो व्यवस्था था हमारा दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर मजबूत होते जा रहा था। दूसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग, जो कि आर्थिक रूप से जो है दिन प्रतिदिन नीचे होते जा रहा था। आगे देखेंगे तो दृष्टि से जो है निरंतर समृद्ध होते जा रहा था। द्वितीय देखेंगे हमारा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेज से जो है पतन हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने का वाद था। और देखेंगे मजदूर को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में था। उस समय बताया गया था दो वर्ग था। पहला पूंजीपति, जो पूंजीपति क्या होता है दिन प्रतिदिन आगे नियंत्रण जो है बढ़ते ही जा रहा था। और जो दूसरा था यहाँ पर श्रमिक व्यवस्था, उसमें क्या हो रहा था, जो भी यहाँ के लोग थे जो है भूखे मर रहे थे, उसके पास जो है यहाँ पर कोई भी काम करने की जो है आज़ादी नहीं था। पूंजीपति वर्ग द्वारा जो कहा जाता था बस वही करना होता था। तो इसकी जो है दिन प्रतिदिन स्थिति जो देखेंगे, आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन जो है धीरे धीरे गिरते ही जा रहा था। आर्थिक दृष्टि में समाज का जो है दो वर्गों में विभाजन हुआ था। पहला हमारा देख लीजिए पूंजीपति वर्ग, दूसरा हमारा देखेंगे श्रमिक वर्ग। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे इस समय जो है श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था। उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों विचारों और लेखन का जो है लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया था। और यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए जो श्रमिक वर्ग था इसकी स्थिति जो है दुर्दशा, सामाजिक जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था। उसी समय देखेंगे तो जो श्रमिक से कुछ महत्वपूर्ण जो है इनको सुझाव देखने को मिला। राष्ट्रभक्त हो गया, विचारकों हो गया और लेखनों जो भी थे लेखक, उसके जो है मार्ग यहाँ पर इसको प्राप्त हुआ था। जैसे देखेंगे इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का जो है प्रतिपादन किया था। ये सभी लोग जैसे देखेंगे समाजवाद का नाम जो है जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता था। इस विचारों में सेंट साइमन फेरियर, लुई ब्लामा, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स नाम विशेष उल्लेखनीय था। और यहाँ पर देखिएगा तो ये सभी जो है मिलकर जो है समाजवादी जो भी विचारधारा इसका प्रतिपादन किया था। इसमें जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे तो जो है प्रसिद्ध जो है सेंट साइमन हो गया, हमारा लुई ब्लामा हो गया, रॉबर्ट ओवेन हो गया और कार्ल मार्क्स और साथ में एंगल्स, इस सभी का जो है देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान था। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था में कड़ी आलोचना तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिक के परस्पर संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का जो है क्या किया गया था, यहाँ पर प्रतिपादन किया था। आगे हम सभी देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया था। पहला देखेंगे मार्क्सवाद के पूर्व का समाज एवं मार्क्सवाद के पश्चात का समाजवाद। तो देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि में पूछा जाए कितने चरणों में बांटा गया था, तो दो। पहला देखिएगा मार्क्सवाद के पूर्व जो भी समाजवाद विचारधारा था वो, और दूसरा देखेंगे मार्क्सवाद के बाद जो हमारा जो पश्चात समाजवाद की विचारधारा था, ये दो भागों में बांटा गया था। आगे हम सभी देखेंगे समाजवादी विचारधारा ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं जो है वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि से आदर्शवादी था तथा उनके कार्यक्रम की प्राकृतिक और व्यवहारिक थी। अधिकतर देखेंगे तो हमारा जो यूटोपियन विचार जो है फ्रांसीसी के थे, जो कि क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के जो हिमायती थे। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं दो जो धारा था, एक जो है मार्क्सवाद से पहले और दूसरा जो मार्क्सवाद के हुआ था ये। आगे यहाँ पर आप सभी हम समझने वाले हैं यूटोपियन जो समाजवादी था, इसके ऊपर हम सभी देखने वाले हैं। तो प्रथम यूटोपियन समाज जो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है स्वप्नदर्शी था समाजवादी, जिसे जो है समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एवं फ्रांस विचार जो सेंट साइमन था, उनका मानना था कि राज्य एवं समाज इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले में देखेंगे तो मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें और समाज को निर्धन वर्ग से भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए जो है कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा यूटोपियन जो समाजवादी व्यवस्था आया था उसमें बोला जाता है स्वप्नदर्शी था, यानी इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो भी वर्ग था सभी का क्या गया था, सही ढंग से उसका देखना था। फ्रांसी जो विचारक थे सेंट साइमन, उनका मानना था कि राज्य और समाज दोनों का जो है एक तरह से जो है संगठित करना चाहिए। यहाँ के जो भी लोग हैं एक दूसरा का जो है शोषण करने के बदले यहाँ पर जो है सभी लोग एकजुट जो है एकता के साथ मिलजुल कर रहे और यहाँ के जो भी चीज़ है उसका जो है एक साथ दोहन करे। और समाज में निर्धन वर्ग हो गया, चाहे भौतिक हो गया, हमारा नैतिक, सभी का जो है यहाँ पर उत्थान के लिए जो है काम करना चाहिए। आगे देखेंगे उसने घोषित किया था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार आगे यही समाज
मूलतः नारा बन जाएगा। यहाँ पर साइमन जो थे यहाँ पर बताए थे उन्हें घोषणा भी कर दिया गया था कि प्रत्येक को जो है उनकी क्षमता के अनुसार यहाँ पर काम होना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार होना चाहिए। आगे चलकर जो है ये मूलतः जो है क्या बन गया, तो नारा बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण जो है यूरोपियन विचारक चार्ल्स फेरियर था, उसका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बे में काम करना चाहिए, उनका किसान के लिए एक फ्लांक्स बनाना चाहिए जो कि योजना बनाई रखी, परंतु योजना असफल रही। और यहाँ पर देखेंगे तो यूरोपियन जो था इसका जो है यहाँ पर एक विरोधी था, जो कि क्या नाम था इसका, जो चार्ल्स फेरियर। इनका मानना था कि आधुनिक जो वाद है इसमें देखेंगे इसके विरोधी था। उसका मानना था कि जो भी श्रमिक है उसके छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए और किसाने के लिए जो है फ्लांक्स बनाना चाहिए, जो कि ये योजना जो है आगे चलकर सफल नहीं हो सका, अनसक्सेस रह गया। आगे हम सभी देखेंगे फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में हिस्सा लिया लुई ब्लामा था। उसके सुधार कार्यक्रम आधारित जो है अधिक व्यवहारिक था। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। और इसी में देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है चिंतन बोल सकते हैं, बहुत ही जो है स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। यहाँ पर इन्होंने बताए थे हमें जो है अब राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए, पॉलिटिकल जो हमारा पार्ट है इसमें भी हमें भाग लेना चाहिए। कौन, तो लुई ब्लामा, इनका मानना था। इसी से देखेंगे तो समाज का जो है सुधार होना चाहिए, इसीलिए जो है राजनीतिक होना चाहिए। आगे देखेंगे फ्रांस में बाहर सबसे महत्वपूर्ण जो यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। उनका जो है स्कॉटलैंड का न्यू ल्यूनांग नामक स्थान पर जो है एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उनके श्रमिकों की अच्छी वेतनायिक सुविधा प्रदान की। फिर उसे ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम हो बजाय और बढ़ गया। अंततः वह जो है निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्टि श्रमिकी की वास्तविक श्रमिकी है। और यहाँ पर देखिए फ्रांस के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, जो है फैक्ट्री की स्थापना किया, जो कि किस जगह पर था, तो न्यू लूनार्क स्थान पर जो है फैक्ट्री स्थापना किया। इस फैक्ट्री में जो भी श्रमिक थे उसकी जो है यहाँ पर अच्छी वेतन यानी अच्छी तनख्वाह देने की जो है महसूस किया। उसके बाद देखा यहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन जो इसकी मुनाफा भी बढ़ रहा था, कम के बजाय जो है बढ़ रहा था। तो वह जो निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्टि ही देखेंगे तो श्रमिक का जो है वास्तविक का जो है हमारा क्या हो जाता है, श्रमिक हो जाता है। आगे हम सभी देखेंगे परंतु उपयुक्त चिंतकों के प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव मूलभूत जो है अच्छाई एक जगत की पूर्णता पर विश्वास किया है। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम में ये आरंभिक चिंतकों ने जिन्होंने जो है पूंजी और जो है श्रम के बीच संबंधों का जो है समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। और द्वितीय देखेंगे मार्क्स ने इनकी विफलता में सबक लिया और वह जो है इन्हें आगे बढ़ा। आगे हम सभी समझने वाले हैं कार्ल मार्क्स का पूछा जाएगा जन्म, तो देख लीजिए 1800 जो है हमारा 18 में जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। अब इस कार्ल मार्क्स के बारे में समझते हैं और यहाँ से देखा जाता है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1888 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत में जो है ट्रेयर नामक एक जो है यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने जो बाद में चलकर जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन बनेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है 5 मई 1808 ईस्वी जर्मनी के जो है राइन प्रांत में हुआ था। और ये देखेंगे तो पहले जो इनके पिताजी जो यहूदी परिवार से आते थे और इनके पिताजी देखेंगे तो वकील थे। बाद में उन्होंने क्या किया, इस कार्ल मार्क्स के जो पिता थे बाद में चलकर जो ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण कर परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए। यहाँ उनके जीवन का एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हिगेल के विचारों से प्रभावित था। पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क्स जो है किसके विचार से प्रभावित थे, तो आप सभी याद रखिएगा हिगेल कौन था, तो दार्शनिक, आप सभी चैप्टर 1 में पढ़े ही हैं। आगे देखेंगे 1843 में उसने बचपन की जो है मित्र जेनी से विवाह किया। उसने जो है राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास में जो है मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिसके जीवन में जो है उनकी गहरी मित्रता बन गई। आगे देखेंगे तो इन्होंने जो है आगे चलकर जो है अपने मित्र जेनी से क्या कर लिया, शादी कर लिया, विवाह कर लिया। उसके बाद जो है राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास में भी देखेंगे तो दिन प्रतिदिन ये जो है अध्ययन करते रहे। और बाद में जो है मार्क्स का जो है मुलाकात पेरिस में 1824 ईस्वी में जो है फ्रेडरिक एंगल्स से हो गया, जिसके जो है जीवन में उसके ज़्यादा जो है मित्रता और यहाँ पर उनका क्या हो गया, बढ़ गया। आगे हम सभी देखेंगे
एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनके कार्य की दिशा में गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए, बाद में जो है इन्होंने जो है एंगल्स के साथ मिलकर जो है धीरे धीरे यहाँ पर क्या किया, 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे ही जो है यहाँ पर इनको जो है समाजवाद का जो है जनक भी कहा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे, उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स विश्व में उन गिने चुने चिंतकों में से एक था जिन्हें इतिहास की धारा में व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे जो है समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं। आगे जो उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, उससे जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को जो है स्पष्ट रूप मिला। आगे देखेंगे तो मार्क्स जो था विश्व में उस जो है गिने चुने लोग में से एक आते थे, जो कि सभी देखेंगे इतिहास की धारा में जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। आगे हम देखेंगे तो मार्क्स जो है यहाँ पर 1867 ईस्वी में जो है एक पुस्तक का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, तो दास कैपिटल। क्वेश्चन पूछा जाता है दास कैपिटल किनकी रचना है, तो आप सभी को ध्यान रखना है मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स का। पूछा जाएगा कब प्रकाशित हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे मार्क्स के जो है कुछ जो है सिद्धांत थे, जो कि 5 सिद्धांत थे। पहला हमारा देखेंगे तो द्वंद्वात्मक जो भौतिक का सिद्धांत था, दूसरा देखेंगे वर्ष संघर्ष का सिद्धांत था, तीसरा देखेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या था, और चौथा देखेंगे तो मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत था, पांचवा देखेंगे तो राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना था। तो ये मार्क्स द्वारा जो है 5 सिद्धांत दिए गए थे। अब इसमें हम आगे देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स द्वारा जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास जो है उत्पादन नल के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों में बीच जो है चल रहा नियंत्रण संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास में प्रत्येक घटना एक परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली में प्रत्येक परिवर्तन के साथ जो है सामाजिक संगठन भी परिवर्तित हुआ है। और आगे हम सभी देखेंगे इतिहास के 5 चरण अब जो है दृष्टिगोचर है और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण बताए गए थे। सबसे पहला हम सभी देखेंगे तो हमारा जो आदिम समाजवादी युग हो जाएगा, दूसरा हम देखेंगे दासता का युग, तीसरा देखेंगे सामंती युग, चौथा देखेंगे पूंजीवती वर्ग हुआ, और पांचवा देखेंगे हम सभी समाजवादी युग, और जो बोला छठा आने वाला है उसका नाम है समाजवादी युग। नेक्स्ट हम सभी देखने वाले हैं टॉपिक हमारा मार्क्स तथा प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था, इसके बारे में हम सभी देखने वाले हैं। तो देखेंगे हमारा समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। क्वेश्चन बनेंगे बताना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1864 ईस्वी में हुआ था, जिसमें देखेंगे मार्क्स वहां पर शामिल था। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को है। अपने जो है उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं अपने जो है प्रयत्नों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधन का स्वामित्व व्यक्तिगत के हाथ में हो, तब तक मशीन का सुधार, उद्योग में भी जो है विज्ञान के प्रयोग, उत्पादन की कला, किसी भी सुधार श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका जो है अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें बताया गया था जो भी श्रमिक है अपने से सभी काम करना चाहिए। यहाँ जो भी पूंजीवती वर्ग है इसको जो है नाश कर देना चाहिए और उन्हीं पर जो है ज़्यादातर ध्यान देंगे, तभी जो यहाँ पर ऐसा मजदूरों की जो स्थिति सही हो पाएगा। तो पहला जो है सम्मेलन में यही बताया गया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। आगे हम सभी देखेंगे सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय संघ की देखेंगे तो कब हुआ था, तो देखेंगे 14 जुलाई 1889 यानी जो है जस्ट 25 साल बाद हुआ था। तो देखेंगे विभिन्न देशों के समाजवादी दल को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 से पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सब समझ चुके हैं। दूसरा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1889 में। कितने साल बाद, तो 25 साल बाद। इसमें देखेंगे तो लगभग 20 देश के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उसमें लगभग जो है 400 कैंडिडेट वहाँ पर भाग लिया था। इसी को जो है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहा जाता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद की तेजी से फैलाने का घोतक था। इस सम्मेलन का निर्णय जो है निर्णय लिया गया था
प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को मजदूर दिवस की एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। मजदूर के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग किया जाना था, तय किया गया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। तब इसे 1 मई से 1890 से सारे यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूर ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से जो है 1 मई से देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में जो है संसार में मनाया जाता था। इस दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा राष्ट्रों में बुनियादी जो है हमारा समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता उनके जो अधिकार पर जोर। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसमें जो मार्क्स बातें उन्होंने बताया था, जो भी बताया आया था उसको बताया गया था कि मजदूरों के लिए जो है टाइम फिक्स कर दिया जाए, उसके जो भी सैलरी उनको जो भी वेतन मिलना चाहिए वो फिक्स हो जाए। मजदूरों को जो है 8 घंटा की काम होना चाहिए। जिसे देखेंगे तो 1 मई को देखेंगे तो पूरे देखेंगे अमेरिका हो गया, यूरोप में लाखों मजदूर जो है रोड पर उतरे। उसके बाद वहाँ पर हड़ताल हुआ। उसके बाद देखेंगे 1 मई 1890 को जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब से अभी तक मनाते ही जा रहा है। आगे हम सभी देखेंगे इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत अधिकार मिलने में श्रमिकों को विश्वास एवं इस आशा का संचार हुआ इतिहास में उनकी तरफ से तथा भविष्य में ऐसे संसार का निर्माण होना चाहिए जो कि शोषण में उत्पीड़न से मुक्त हो। तो यहाँ पर ये बताया गया था। अब नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ये जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 1917 में जो वेल्सेविक क्रांति हुआ था उसको समझते हैं। तो 20वीं शताब्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना की प्रयत्न हुआ था। तो 20वीं शताब्दी था, इसमें जो एक महत्वपूर्ण घटना था हमारा वेल्सेविक क्रांति। इस बार जो ये हुआ था, इसीलिए जो भी हमारा एक तंत्रीय जो निरंकुश शासन था इसको जो है समाप्त कर उसे खत्म करके यहाँ पर जो है लोकतंत्र को जो है स्थापना करना था। इसीलिए वहाँ अपितु समाज आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में देखेंगे कुलीनों पूंजीपति और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूर और किसानों की सत्ता स्थापित किया गया वहाँ पर। आगे हम सभी देखने वाले हैं रूस की वेल्सेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुआ। इस क्रांति को एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की जो है स्वीकृति भी मिल गई। रूस के जो यहाँ पर क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में वेल्सेविक क्रांति हुआ था। तो यहाँ पर जो भी मजदूर हो गया, नई जो है राजनीतिक स्थापना हुआ, नई जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुआ और समाज का आदर्श को उपस्थित में साथ में विश्व में सर्वप्रथम जो है सर्वहारा वर्ग की जो है यहाँ पर सत्ता मिलने लगा। पहले क्या होता था, जो भी पूंजीवती वर्ग था उसी को मिलता था। बाद में जो है सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत मजदूर हो गया, किसान हो गया, ये सभी को जो यहाँ पर सत्ता जो है यहाँ पर स्वीकृति करने का प्रयास किया गया। इसके जो है निम्नलिखित कारण थे, देखते हैं कौन कौन सा कारण था। तो सबसे पहला आप सभी देखेंगे हमारा जाल की जो है निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो इसमें देखेंगे 1917 के पूर्व में रोमनोम राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति जो है सीमित जा चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना जो है विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलियस सेकंड देखेंगे जिसे शासनकाल में क्रांति हुई थी, राजा के देवी अधिकारों पर विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की जो है कतई चिंता नहीं था। जार ने जो है जोर अफसरशाही बनाई थी, वह अस्थिर जर और जो है अकुशल था। नियुक्त का आधार और जो है योग्यता नहीं था। अतः यह गलत सलाहकारों के कारण जार की जो है स्वेच्छाचलित बढ़ती और जो है जनता की स्थिति बद से बदतर हो गया था। तो जो पहला कारण हुआ था यहाँ पर देखेंगे जार जो निरंकुश था। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो 1917 में जो पूर्व रोम नोम राजवंश था, इसका ही जो है उस समय शासन चल रहा था। और इस समय देखेंगे तो रूस के जो सम्राट था उसको जार के नाम से कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और 19वीं शताब्दी में देखेंगे तो यूरोप में राजनीतिक संरचना का क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर पहले जो है राजतंत्रता था। राजतंत्र में क्या होता था, एक जो है विशेष अधिकार के लिए वहाँ पर जो भी राजा था वो होता था, उसके बाद जो उसका बेटा होता है, इस तरह। उस समय देखेंगे जो जार निकोलियस जो सेकंड था उसी समय जो ये क्रांति हुआ था वेल्सेविक क्रांति। इसमें देखेंगे राजा देवी अधिकारों पर जो है विश्वास रखता था। जो भी यहाँ पर लोग थे वो जो है राजा पर विश्वास रखते थे। उसे आम लोगों की जो है सुख दुख जो होता था, इसको जो राजा था इसको कतई चिंता नहीं होता था। अफसरशाही बनाया गया था और स्थिर देखेंगे जर और अकुशल जो है यहाँ
पर राजा था। नियुक्तियों के आधार पर योग्यता भी नहीं था उनका, जिस अनुसार राजा बनना चाहिए, जो उनकी योग्यता होना चाहिए राजा का, वो भी उस समय नहीं था उनके पास। तो ये गलत जो सलाहकार का कारण था कि यहाँ पर स्वेच्छा पर बढ़ी और इसके बाद जो है यहाँ पर लोगों का स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रहा था। तो सबसे पहला हमारा कारण यही हो गया। सेकंड देखेंगे तो हमारा कृषकों की जो है दयनीय स्थिति हो गया था। उस समय रूस में जनसंख्या का बहुसंख्या भाग कृषि ही पर थी, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गया था। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा जो है कृषि दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे जो है किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे थे, जिन पर जो है पुराने ढंग से खेती करते थे, उसके पास पूंजी का भी अभाव था तथा जो है बोझ में दबे रहते थे। ऐसा में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया था वेलसेवी क्रांति का, यहाँ पर जो कृषकों थे यानी जो भी किसान थे, इसकी जमीन जो है दयनीय स्थिति बहुत ही जो है बद से बदतर हो गया था, जिसके कारण ये क्रांति हुआ। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग जो है कृषि पर ही निर्भर करता था। यहाँ पर 1861 ईस्वी में जो देखेंगे जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा जो कृषि जो दास प्रथा था इसको जो है समाप्त कर दिया। फिर भी जो वहाँ पर जो किसानों की स्थिति थी बहुत ही दयनीय, जो है कोई भी सुधार नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रह गया। उसके खेत देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे थे और पुराने ढंग से वो सभी जो है खेती करते थे, जिसके पास जो है पूंजी का भी अभाव था और यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह उस सब का जो है यहाँ पर सहारा नहीं लिया जाता, जिसके कारण देखेंगे तो किसानों पर जो है दिन प्रतिदिन जो यहाँ पर कर्ज का बोझ दबते जा रहा था। ये सभी ऐसा मिलकर जो यहाँ पर जो है किसानों को जो है इसके अलावा कोई जो है दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वो सभी जो है यहाँ क्रांति में जो है भाग लिए। नेक्स्ट देखिएगा हमारा तीसरा जो कारण था, मजदूरों की स्थिति दयनीय हो चुका था। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय था। उन्होंने अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अंत में अपनी स्थिति संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स ने ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय जो है अपनी वेरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसकी दशा का जो है सही चित्रण करता था। और यहाँ पर तीसरा जो यहाँ पर देखेंगे वेलसेवी क्रांति का, तो मजदूरों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुका था। उस समय देखेंगे तो मजदूरों को जो है अधिक काम करना पड़ता था, उसके अनुसार जो मजदूरी करता था उसके अनुसार जो उसको पैसा भी नहीं मिलता था, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता। ऐसी स्थिति में वे सभी जो है संतुष्ट नहीं थे और उसके पास जो भी राजनीतिक अधिकार ये भी उनके पास नहीं था। अपने मांगों के समर जो है हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ऐसा स्थिति मजदूरों का था उस समय। मार्क्स ने ये शब्द को जो है मजदूर के पास सिवाय अपनी जो है ये सभी करने के अलावा जो उसके पास कोई दूसरा जो है यहाँ पर बोल सकते हैं मौका भी नहीं था। चौथा हम सभी देखेंगे हमारा औद्योगिक की जो है समस्या। तो देखेंगे रूस में जो है औद्योगिक पश्चिमी पूंजीवादी उद्योग के विभिन्न था। यहाँ कुछ भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्र था। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। अंततः उद्योग के विकास के लिए स्वदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीवादी आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहा था। चारों जो है असंतोष जो है व्यक्त था। चौथा कारण देखेंगे तो यहाँ जो भी यहाँ पर पूंजीवादी वर्ग था, इसके पास जो है कुछ भी जो है उद्योग के संकेंद्र भी नहीं था। इसके पास जो राष्ट्र या जो पूंजी था, राष्ट्र के प्रति जो पूंजी हुआ था उसका भी अभाव था। उद्योगों में भी जो है विकास के लिए पूंजी जो है दूसरे देश पर जो विदेशी होता था उस पर निर्भर करना पड़ता था। इससे देखेंगे तो ये जो हमारा चौथा कारण हुआ था। और पांचवा कारण हम सभी देखेंगे रूसीकरण की नीति। तो सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रों के देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन फोल, जर्मन, यहूदी और अन्य जो है आदि अन्य जाति के लोग भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। इनका जो रस्म रिवाज जो था ये भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस में अल्पसंख्यकों का समूह जो है जार निकोलस द्वितीय वह जो है जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। पांचवा जो कारण था यहाँ पर जो भी सोवियत रूस थे, इसके जो भी राष्ट्रीयता के देश थे, इसमें अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो स्लाव जाति के लोग रहते थे। उसके अतिरिक्त देखेंगे तो फिन जाति के लोग होते थे, पोल जाति के लोग रहते थे, जर्मन जाति के लोग रहते थे, यहूदी आदि जो परिवार के सभी जाति के रहते थे। देखेंगे इनका जो है हमारा जो भी रस्म रिवाज था सभी का अलग अलग था। सभी का जो है पहनावा और आवा भी सबका अलग अलग था। परंतु रूस में जो अल्पसंख्यक था इससे जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था हमारा जार निकोलस द्वारा जारी की गई थी रूसी की नीति से जो है यहाँ पर जो परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों में जो है रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति जो है लादने का प्रयास किया था। तो जार निकोलस था यहाँ पर सभी लोगों के जो है यहाँ पर रूसी भाषा हो गया, शिक्षा हो गया और संस्कृति को जो है अपने अनुसार लादने का प्रयास कर रहा था। फिर भी उनको पता है यहाँ पर जो है अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, उसका जो है रीति रिवाज जो भी रस्म है सभी अलग अलग है। फिर भी जो ये जार निकोलस था ऐसा काम कर रहा था।
था। इससे जो है अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरोध में पोलो ने विद्रोह किया तथा उनका जो है निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया गया था। इस प्रकार उसी राजतंत्र में उसकी प्रति जो देखेंगे उसका जो है आक्रोश बढ़ते ही जा रहा था। उसके बाद हमारा क्या हुआ, 1863 ईस्वी में यहाँ पर जो ये हलचल बढ़ गया था। पोलो जो है यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। फिर भी जो उसको जो दमनकारी नीति था उसको जो है दबा दिया गया था। फिर भी देखेंगे इस तरह जो है रूसी राजतंत्र के प्रति उसके जो है आक्रोश जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। तो ये हमारा पांचवा जो है वेलसेवी क्रांति का कारण था। बाकी आप सभी का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा इसमें हम सभी देखने वाले हैं वेलसेवी क्रांति जब हुआ था इसका जो छठा कारण क्या था, विदेशी जो घटनाओं का प्रभाव था। इसमें दो था, पहला हमारा क्रीमिया युद्ध था, दूसरा और था। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सभी को बताना यह वीडियो कैसा लगा। आप सभी नहीं समझ में आया तो इसको जो है दोबारा देखने की कोशिश कीजिए और आपकी जो बुक हिस्ट्री है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबाइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।